हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी। क्या पढ़ रहे थे? मेटलर्जी। लेक्चर कितना होगा आज? फोर्थ। देखिए, लेक्चर फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम पिछला क्लास में क्या पढ़े थे कि कैसे हम लोग क्रूड मेटल प्राप्त करते हैं उसके ओर से। हम पिछला क्लास में क्या बताए थे कि ओर से क्रूड मेटल निकालना है। इस प्रक्रिया को हम कहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसका नाम क्या दिए थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जब हम ओर को कॉन्सेंट्रेटेड किए थे तो यहां से हमें मिला था क्या? क्रूड मेटल। ओके, जैसे मान लीजिए कि जिंक है, तो पहले जो जिंक सल्फाइड में हो सकता है बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होगा, इम्प्यूरिटीज के रूप में होगा, रॉकी मटेरियल्स वगैरह। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या किए थे, जिंक सल्फाइड अलग कर लिए थे और इम्प्यूरिटीज को क्या किए थे, स्टेप फर्स्ट में अलग किए थे। यानी हम लोग पहले के तुलना में ओर को अब क्या कर दिए, ज्यादा शुद्ध कर दिए। लेकिन क्या यह जिंक सल्फाइड प्योर मेटल है? नहीं। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या किए थे, ओर के परसेंटेज को बढ़ाए थे बाय रिमूविंग इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियां को क्या करके, हटा के। तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी ये जो क्रूड मेटल हुआ इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी पहले से ज्यादा शुद्ध। यानी यहां से इम्प्यूरिटीज को हटा दिए। अब ये जो जिंक सल्फाइड नजर आ रहा है ये कैसा ओर है? कॉन्सेंट्रेटेड ओर। क्या यह शुद्ध है? क्या इसमें जिंक अलग कर चुके हैं? नहीं, ये अभी भी शुद्ध मेटल नहीं है। अभी भी ये जिंक सल्फाइड क्या है, शुद्ध है तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे और उसी को कहेंगे मेटल। ये उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड स्टेप में अभी पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम लोग शुद्ध करने के लिए सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्रूड मेटल से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। स्टेप सेकेंड में, जैसे जिंक सल्फाइड है तो पहले हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा, SO2। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको कार्बन के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा जिंक अलग, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन के क्या हो जाएगा, अलग। अब देखिए तो ये शुद्ध धातु प्राप्त हुआ ना। तो आज हम लोग यही स्टेप जानेंगे कि क्रूड मेटल यानी कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हम लोग मेटल कैसे निकालते हैं। यानी मेटल को क्रूड मेटल से यानी कंबाइंड फॉर्म में है तो उसको कैसे शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप सेकेंड में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। यानी कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हम लोग धातु कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारा विधि है जिसके द्वारा हम लोग धातु निष्कासित करते हैं उसके कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। ठीक है ना। उसमें फर्स्ट है आपका कैल्सिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन। क्या है कैल्सिनेशन? VVI कर देते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या है? देखिए, अगर हम किसी भी ओर को हवा की अनुपस्थिति में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। जैसे मान लीजिए अयस्क है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, हमें इससे क्या प्राप्त करना है, कैल्शियम। तो हम करेंगे इसको हीट। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हीट। अब देखिए यहां से ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये गैस बनकर हो जाएगा। अब देखिए ये कैल्शियम ये ज्यादा शुद्ध है या ये ज्यादा है? निश्चित रूप से ये शुद्ध ज्यादा है। क्या है कि यहाँ पर कार्बन भी है, इसमें मिला हुआ ऑक्सीजन भी। तो अब हम पहले के तुलना में इसको क्या कर लिए, ज्यादा शुद्ध कर लिए। यानी वैसा प्रक्रिया जिसमें अयस्क को
हवा के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इतना भी नहीं गर्म करते हैं कैल्शियम पिघल जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। एग्जाम में हमेशा आता है। तो डिफिनेशन क्या होगा कैल्सिनेशन का, देखिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कितना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि वो धातु पिघल ना जाए, पिघल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड और अयस्क को गर्म करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम, यानी जितना पर पिघलेगा उससे कम। इन absence of air, in absence of air or limited supply of air, लिमिटेड सप्लाई मतलब जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत हम एयर देंगे, इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, क्या जानेंगे, वैसा प्रक्रिया जिसमें हम ओर को गर्म करते हैं उस धातु के मेल्टिंग पॉइंट से कम हवा के अनुपस्थिति में, उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था, अब इसको हमको कैल्शियम निकालना है, तो पूरी तरह से एक बार में कैल्शियम नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पहले हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब देखिए CO2 अलग हो गया, अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी पहले से थोड़ा शुद्ध धातु प्राप्त हुआ। जैसे देखिए जिंक कार्बोनेट ले लीजिए, इसको भी हीट कर दिए, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, अब CO2 बन जाएगा। अब कहोगे सर जिंक ऑक्साइड बन गया कैल्शियम तो अभी भी तो शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे, तो थोड़ी देर में यह भी जानेंगे कि जिंक से ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे। तो कैल्शियम समझ में आया बाबू, क्या है कैल्शियम, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ओर को हम हवा की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वो पिघल ना जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। चलिए अभी आप लोग क्या सीखे, ओर को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। अगर हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे रोस्टिंग। सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, रोस्टिंग। सुनते भी होंगे घर में कि रोस्ट करके ब्रेड लाओ, रोस्ट किया हुआ ब्रेड खाते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो रोस्टिंग क्या है, देखिए अभी देखिए कि अभी आप लोग थोड़ी देर पहले देखे कि मान लीजिए कि जिंक सल्फाइड था, क्या था, जिंक सल्फाइड, ये शुद्ध नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो ये बन जाता है जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। अगर आप बैलेंस करना चाहें, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2, जिंक 2 हो गया, सल्फर 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 6, यानी तो देखिए डायरेक्ट हम जिंक से सल्फर को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिंक से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे कैसे। ठीक, तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका ऑक्साइड बनाएंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रोस्टिंग। यानी रोस्टिंग वैसी प्रक्रिया है जिसमें ओर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब उसे कहते हैं रोस्टिंग। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। अभी लगातार 3 टॉपिक बताने वाले हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। तीनों में से एक क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आना ही आना है, हो सकता है 2 भी आ जाए। ठीक है, तो क्या है रोस्टिंग, सुनिए, द प्रोसेस ऑफ heating an ore below its melting point, below its melting point in presence of excess of air, in presence of excess of air is called
रोस्टिंग, उसे क्या कहते हैं? रोस्टिंग। यानी हवा के उपस्थिति में गर्म करेंगे, कहां तक? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इतना गर्म करेंगे वो पिघले नहीं, तो उसे कहा जाता है क्या? रोस्टिंग। जैसे मान लीजिए कॉपर के अयस्क है CuS, अगर ऑक्सीजन के साथ आपने हीट किया तो बनेगा क्या? Cu2O प्लस SO2। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रोस्टिंग। यहां पर बैलेंस चाहेंगे तो कर सकते हैं, देखिए यहां कर भी दिए हैं। तो देखिए हवा की उपस्थिति, एयर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस अयस्क को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोस्टिंग। क्लियर है? तो रोस्टिंग करने से क्या फायदा हुआ? उसका ऑक्साइड मिल गया। अभी भी ये धातु शुद्ध नहीं हुआ है, ये कॉपर का ऑक्साइड है, ये जिंक का ऑक्साइड है। हमें यहाँ से कॉपर निकालना है, यहाँ से जिंक निकालना है। तो उसके लिए फिर आगे हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्मेल्टिंग। तो चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक जिसका नाम है स्मेल्टिंग। क्या हम लोग जानेंगे स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहां करेंगे VVI। ठीक है, तो स्मेल्टिंग क्या है? वैसा प्रक्रिया है जिसमें कार्बन के साथ इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्लियर है? तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या है? मेटल बाय क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड? इनके ऑक्साइड विथ किसके साथ? विथ कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। जैसे मान लो कि PbO प्राप्त किया, जैसे अभी देखे थे ऑक्साइड बना था, क्या ये लेड शुद्ध है? नहीं है। इसके साथ कौन मिला हुआ है? O। इसको हम क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? कार्बन के पाउडर इसमें मिला देंगे और हीट करेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा? यहां से Pb अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। इस तरह से ये लेड जो है शुद्ध हो चुका। ठीक है, अभी देखे थे कि जिंक ऑक्साइड था। अब जिंक ऑक्साइड से कार्बन के साथ हीट किए, तो अब यहां से ऑक्साइड को हमको हटाना था ना, तो हम कार्बन के साथ हीट करेंगे, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां क्या होगा? बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी विधि को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। क्या है स्मेल्टिंग? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया, बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड के, किनके? धातु के ऑक्साइड के, विथ कार्बन, किसके साथ गर्म करते हैं? कार्बन के साथ, तब उसे हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। तो याद रखिएगा, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग, तीनों में से दो या कभी कभी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता जरूर है। ये तीनों को बढ़िया से पढ़िए, इसमें और आगे हम कुछ बातें बताते हैं। लोग अगला प्रोसेस फोर्थ में देखते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। क्या देखेंगे? हाइड्रो मेटलर्जी। यह भी धातु को शुद्ध करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया, बाय dissolving the ore in a suitable reagent। ठीक है,
सुटेबल रिएजेंट में ओर को क्या करते हैं, पहले घुला देते हैं एंड फर्दर मतलब बाद में, एंड फर्दर प्रिसिपिटेटेड यानी शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं, अवक्षेप जो धरती के अंदर ये सॉल्यूशन में नीचे दही के जैसे थक्का बन के जम जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। तो बाद में वो क्या हो जाए, फर्दर प्रिसिपिटेटेड यानी प्रिसिपिटेट बन जाए, इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है, ओर को पहले हम सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, वो सॉल्यूशन कुछ सुटेबल रिएजेंट का हो, अब बाद में वो अगर प्रिसिपिटेट बना लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं पहले Ag2S यानी हम सिल्वर को शुद्ध करने जा रहे हैं यहाँ। तो देखिए AgS में सोडियम साइनाइड ले लेते हैं NaCl। जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं इनको, इन दोनों को, तो ये क्या करता है, यहां से सोडियम और यहां से आपका क्या है Ag और बचा क्या Cl, ये होल ट्वाइस बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर है, यानी सोडियम सिल्वर साइनाइड बनकर तैयार हो गया। अब जो सोडियम बचा वो सोडियम Na2 इसके साथ मिलकर Na2S बना लेता है। ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए बैलेंस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ 2 सिल्वर है तो यहाँ हम लोग 2 कर देते हैं। ओके, जैसे ही 2 किए तो सोडियम 2 और सोडियम 2, ये कितना हो गया 4। देखिए तो अब सारा चीज बैलेंस हो चुका होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिल्वर सल्फाइड को सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो एक कंपाउंड बनकर तैयार होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अब प्लस Na2S बन जाता है। जब ये बनकर तैयार हो जाता है, क्या बनकर तैयार हो जाता है, NaAgCl होल ट्वाइस, तो इसमें हम डालते हैं जिंक। क्या डाल देते हैं, इसमें हम लोग जिंक डाल देते हैं। तो देखिए यहां से रिएक्शन करेगा इसके साथ तो यहां से सिल्वर अलग हो जाता है, यानी Ag क्या हो गया, अलग हो जाता है। अब बचा क्या आपका Na और Zn और क्या बचा, तो बनकर तैयार क्या हो जाएगा, यहाँ Na2ZnCl होल 4 बनकर क्या हो गया, तैयार हो जाता है। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 कर दीजिए। देखिए 2 सोडियम हो चुका है, यहाँ 2 कर देते हैं तो 2 जिंक बनकर तैयार हो गया। ठीक है, सॉरी जिंक तो एक ही है, जिंक को रहने दीजिए। सोडियम 2 आपका बन चुका, सिल्वर 2, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं तो सिल्वर बैलेंस हो चुका। और देखिए C कितना हुआ, 2 और इंटू 2 4, तो देखिए C4 और N भी 4 हो चुका। इस तरह से देखिए आपका जी यहां से सिल्वर धातु हम लोग क्या कर चुके, शुद्ध कर चुके। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। क्या है हाइड्रोमेटलर्जी, देखिए द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम यहाँ पर धातु को क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। कौन सा धातु यहाँ हो रहा है शुद्ध, सिल्वर, कोई भी धातु कर सकते हैं। ठीक, बाय डिजोल्विंग और इन द सुटेबल रिएजेंट। देखिए और क्या था हमारा ये सुटेबल, इसके लिए कौन सा रिएजेंट ले लिए, सोडियम साइनाइड। इसमें हमने क्या कर लिए, डिजोल्व कर लिए एंड फर्दर प्रिसिपिटेटेड। अब ये क्या करता है, अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाता है दही के जैसा। ये थक्का को छान के हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब ये अवक्षेप को, इसी को कहते हैं पीपीटी, दिख रहा होगा पीपीटी, प्रिसिपिटेट। इसको जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक इसके साथ रिएक्शन करके जिंक की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम क्या 1, तो 2 सोडियम मिलकर 2 वैलेंसी और जिंक 2। इसी कारण है कि यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 लगा, यहाँ 4 क्यों, समझ में आया। सोडियम की वैलेंसी 1, सिल्वर का 1, इसलिए साइनाइड का -1, तो यहाँ 2 हुआ, 1 1 2, और यहाँ कितना हो गया, 2 2। ऐसे इसका नाम लिखने के लिए आप लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनऑर्गेनिक में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही आसानी से
शुद्ध धातु प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग पढ़े सेकेंड स्टेप में, यानी पहला स्टेप में क्या कहते हैं, ओर को कॉन्सेंट्रेटेड करके इस अवस्था में लाए थे, और सेकेंड अवस्था में क्या किए कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को प्यूरिफाई करके हम लोग मेटल प्राप्त कर लिया। अभी भी ये धातु में कुछ न कुछ अशुद्धियां होगा, इसमें हो सकता है कुछ मात्रा पानी का हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, तो अब हम अगला स्टेप जानेंगे, स्टेप थर्ड, जिसको हम कहेंगे प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। देखिए स्टेप थर्ड, ऊपर से स्टेप थर्ड देखेंगे, जो फाइनल स्टेप है इसमें हम लोग जानेंगे प्यूरिफिकेशन। क्या जानेंगे, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड मेटल को शुद्ध करने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग, या इसी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्रूड मेटल into pure metal is called purification, या हम बोलेंगे रिफाइनिंग। ठीक है, यानी क्रूड मेटल या थोड़ा बहुत नमी वगैरह अगर धातु में तो उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाता है क्या, प्यूरिफिकेशन या रिफाइन। इसमें भी कुछ मेथड है जिसका उपयोग करेंगे, लिखते हैं फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, यानी धातु को रिफाइन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम लोग निम्नलिखित मेथड का उपयोग करेंगे। तो हम लोग प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग में पहला प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो इन दिस मेथड, इस मेथड में द इम्प्योर मेटल, अशुद्ध मेटल को क्या करते हैं, इवेपोरेटेड यानी बाष्पीकृत करते हैं, टू ऑब्टेन प्योर मेटल, शुद्ध धातु प्राप्त होता है एज डिस्टिलेशन। जैसे मान लीजिए कि मरकरी है, मरकरी में लोहा मिला हुआ है या कुछ और भी है, तो जानते हैं कि इसका थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। तो वेपर बनाने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेंगे, अलग करके इसको कंडेंस कर लेंगे। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लो बॉइलिंग मेटल, यानी वैसा धातु को शुद्ध करते हैं जो हल्का ही गर्म करने पर वो मेल्ट हो जाए और फिर वेपराइज हो जाए, तब ना इसको वेपर विधि से यानी वेपराइजेशन विधि से क्या करेंगे, अलग करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव में मेन रूप से यहाँ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि बताओ इससे किसको शुद्ध किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक और मरकरी आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड, क्योंकि जिंक और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे लिक्वेशन। लिक्वेशन में नाम में ही है लिक्विड, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई धातु ले लेते हैं, धातु को इस तरह का स्लोपिंग हर्थ ले लेते हैं, यानी तिरछा ढालू जमीन, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, दिख रहा होगा, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल ऐसा रहता है जो गर्म करने पर पिघलेगा, और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो पिघलेगा नहीं। जैसे लोहा में मान लीजिए कोई चीज ऐसा मिल जाए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जल्दी पिघल कर कहाँ आ जाएगा, नीचे, और लोहा के कण यहाँ क्या होंगे, बैठ जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं लिक्वेशन। क्या है लिक्वेशन, दिस मेथड इज यूज्ड, इस मेथड का हम लोग उपयोग करेंगे फॉर रिफाइनिंग द मेटल, वैसे धातु को हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सच एज टीन हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ, इस सब को इस तरह से शुद्ध हम लोग करते हैं। जैसे देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में
द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग हर्थ ऑफ द फर्नेस। एक फर्नेस ले लेते हैं, उसका स्लोपिंग हर्थ ले लेते हैं। देखिए क्या होता है ये, देखिए स्लोपिंग हर्थ ऑफ फर्नेस का मतलब हुआ इस तरह का ढाल नुमा कोई, ये ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पर जो कण रहेंगे, मान लीजिए कि इसमें कोई ये धातु है इम्प्योरिटीज के साथ, कोई एक धातु मान लीजिए, जैसे इसी में दिया हुआ है आप लोग का टीन, मान लीजिए एक टीन मिला हुआ है, टीन प्लस इम्प्योरिटी है, तो क्या होगा कि एक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, एक का क्या रहेगा, कम। जिसका ज्यादा रहेगा वो पिघलेगा नहीं, जिसका कम रहेगा हीट करने के बाद ये पिघलना शुरू होगा। अब पिघल कर क्या बना लेगा, ये लिक्विड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग कर लेते हैं। मान लीजिए कि डालडा है, डालडा में अगर चना मिल गया है सपोज है, तो क्या करेंगे, अगर डालडा और चना को यहाँ रख देंगे तो क्या होगा कि गर्म करने पर डालडा पहले पिघल जाएगा, पिघल कर स्लाइड होकर ये यहाँ चला जाएगा और चना यहाँ बैठ जाएगा। यानी इस मेथड का उपयोग तब करते हैं जब दो धातु अलग अलग रहे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो। तो इस विधि से लिक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखिए क्या लिखे थे, स्लोपिंग हर्थ ऑफ द फर्नेस, यानी स्लोपिंग हर्थ ऑफ ए फर्नेस है। आगे कह रहा है एंड इज हीटेड, और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर, ऐसा एटमोस्फेयर में जहां कि ऐसा कोई गैस ना हो जो उस धातु से रिएक्शन कर रहा हो। नहीं तो वैसा अगर कोई गैस रहेगा, मान लीजिए आयरन से रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड बना लेगा। बहुत सारा बातें हैं, तो ऐसे जगह गर्म करेंगे जहां वैसा गैस ना हो जो उस धातु से रिएक्शन करता हो। आगे कह रहा है द मेटल मेल्स, धातु क्या होगा, पिघलेगा एंड फ्लो डाउन, ये क्या होगा, बहेगा, फ्लो डाउन, लीविंग द नॉन फिजिबल इम्प्योरिटीज ऑन द हर्थ। जबकि जो न पिघलने वाला मटेरियल है वो यहाँ पर क्या होगा, बैठ जाएगा, जबकि पिघलने वाला मटेरियल है वो इधर की ओर क्या करेगा, फ्लो करेगा। द प्योर मेटल इज सेटल एट द बॉटम ऑफ द स्लोपिंग हर्थ इन स्लोपिंग हर्थ इन ए रिसीवर, रिसीवर में जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। यानी इस मेथड का उपयोग तब करते हैं जब दो धातु है, एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है और एक का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इस मेथड का उपयोग करेंगे शुद्ध करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ आपका मुख्य रूप से ये चैप्टर समाप्त हो गया। ये बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत बोरिंग चैप्टर भी है, लेकिन बिहार बोर्ड में हमेशा आता है, सीबीएसई में भी हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता था। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण 30% सिलेबस केमिस्ट्री में या हर सब्जेक्ट में कम किया गया है, जिसमें इस चैप्टर को मेटलर्जी को हटा दिया गया है सीबीएसई में। बिहार बोर्ड अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए मानकर चलना है कि बिहार बोर्ड में ये लेसन पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, तो आप लोग इसका नोट्स बना ले। अगले क्लास में इस लेसन से जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 10 वर्षों का, वो क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो किसी तरह का भी दिक्कत हो आप लोग फोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये लेसन बहुत ही आसान है, रटने वाला लेसन है, आप लोग रटिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, निश्चित रूप से आएगा। बिहार बोर्ड में सीबीएसई का इस साल आने की संभावना सीबीएसई में नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हटा दिया गया। हाँ, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी हो, मेडिकल हो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ इस लेसन से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से तैयारी करिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछेंगे। अगले दिन इस लेसन से हम लेक्चर 5 में कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। क्लियर है।